हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कमलेश सिंह, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के सिंह स्टडी ग्रुप में। आज मैं आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे। जब वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लिया जाए उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और फिर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लिया जाए उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। या इससे अलग हटकर यदि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी। अगर अक्षीय स्थिति में जाते हैं हम लोग तो इसी ए बी को मिलाने वाली रेखा के सीध में इधर कोई बिंदु लेना होगा या इसी रेखा के सीध में इधर कोई बिंदु लेना होगा, तो हम लोग का अक्षीय स्थिति कहलाता है। अब इस ए बी के लंबार्धक पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वो जो है निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र डिराइव करके दिए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ ऐसे करके निकाला गया था। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव है कोई तो उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उस पर आज हम लोगों को बात करना है मुख्य रूप से। तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोगों को कैसे लेना होगा, तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2l है, तो 2l में से एक l और ये दूसरा l, उसे एक तरफ जो है एक l को, दूसरी तरफ जो है दूसरे l को रख लेते हैं। फिर वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु यहाँ पे P है, तो इस बिंदु P के लिए इस बिंदु P पे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस B को और A को बिंदु P से मिला लेंगे। तो चूंकि बिंदु P AB के लंबार्धक पे है इसलिए AP और BP का लंबाई आपस में समान होगा। और ये सूत्र तो मान लीजिए इसके पहले वाले आर्टिकल के लिए सूत्र था, तो इसको हटा रहे हैं। अब यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह बिंदु B से P की ओर, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह प्लस आवेश से दूर बाहर की ओर होता है, ये E1 इस दिशा में होगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह P से A की दिशा में होगा, उसकी दिशा जो है यह होगी और ये E2 ऐसे होगा। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। और आपको पहले से ही बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जब x और y अक्ष की दिशा में नहीं होता है तो इससे हम लोग कंपोनेंट में, इसके घटकों में इसको वियोजित कर सकते हैं। तो इसके घटकों में वियोजित करने के लिए मान लीजिए यह कोण अगर थीटा है तो ये त्रिभुज ABP में AP और BP बराबर है, तो यह कोण भी थीटा होगा। 9th के प्रमेय से कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस कोण को अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये B, तो कोण A भी अपने आप थीटा हो जाएगा। अब यहाँ बिंदु P से यदि AB के समानांतर एक रेखा खींच लिया जाए तो AB और ये रेखा जो आपस में समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है ये, तो यह कोण और यह कोण संगत कोण हो जाएंगे और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब ये रेखाएं समानांतर होती हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए तो इस E1 के जो दो घटक बनेंगे, इस E1 के जो दो घटक बनेंगे उसमें से E1 cos थीटा इसका क्षैतिज घटक होगा और E1 sin थीटा जो इसका ऊर्ध्व घटक होगा। E1 sin थीटा ये ऊर्ध्व घटक हो गया। अब ऐसे ही जो दूसरा वैद्युत क्षेत्र E2 है इसके भी दो घटक होंगे। दो घटक कौन कौन होंगे, तो इसके लिए कोण देखिए, यहाँ पे यह रेखा जो इसके समानांतर AB के लिया गया है, तो यह कोण और यह कोण जो अंतःएकांतर कोण बनेंगे। और जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो अंतःएकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह कोण भी जो है थीटा हो जाएगा। ये थीटा होगा तो इस E2 का जो घटक इस दिशा में होगा E2 cos थीटा, उसकी दिशा इधर होगी। और इसका जो ऊर्ध्व घटक होगा E2 sin थीटा, उसकी दिशा जो है इधर चली जाएगी E2 sin थीटा, वो इधर नीचे चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब जो चीज़ें बच गई, हाँ है, इसमें टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इतनी चीज़ों को हम लोग को मानना पड़ता है। और मानने के बाद ये जो गणना करके निकाले हम लोग E1 cos थीटा, E2 cos थीटा और सभी, तो इस +Q आवेश के कारण ये बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान कितना होगा? तो E1 का मान होगा वही K मतलब 1/4πε0 के जगह पे हम K लिख लें, तो +Q बाई ये BP स्क्वायर, ये बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसी को अप्लाई किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे BP का मान कितना है? तो ये BOP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार L है और लंब जो है R है। तो आधार L और लंब R होने के कारण BP का जो मान है, BP का स्क्वायर जो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा ये। तो BP का यह मान उठा के यहाँ पे रख दें हम लोग, ये मिल जाएगा E1 बराबर K इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया BP स्क्वायर का मान। इसके बाद अब E2 का मान कितना होगा? तो E2 का मान भी इसी तरह से निकाल सकते हैं तथा E2 बराबर कितना होगा? तो E2 का जो मान है वो अभी K इंटू Q बाई AP स्क्वायर, और AP का मान जो BP के बराबर होगा, BP का मान इतना निकला हुआ है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आंकिक मान में E1 E2 का आंकिक मान इतना होगा। अब दिशा के रूप में देखें तो दिशा के रूप में बहुत देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि E1 E2 के मान आंकिक रूप में आपस में बराबर होंगे, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। और जब ये निरस्त हो जाएंगे तो बचेगा कितना? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो बिंदु P पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हुआ? तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अगर सदिश रूप में चलें तो सदिश रूप में क्या आंकिक मान निकालें हम लोग, तो क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ E1 E2 का मान रख दिया जाए, ये हो जाएगा K इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस K इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, जितना राशि यहाँ पे लिखा गया उतना ही राशि यहाँ पे लिखा गया, ये दोनों सजाती हैं इसलिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो मिल जाएगा K इंटू 2Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दो ट्वाइस होगा उस ट्वाइस को यहाँ पे डाल दिए हम, और इंटू cos थीटा। अब cos थीटा किसी समकोण त्रिभुज में cos थीटा का मान कितना होता है? तो cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान होता है आधार, इस कोण के सापेक्ष ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2। कर्ण मतलब ये BP का लंबाई, BP स्क्वायर का मान इतना है, तो BP का मान कितना होगा? तो BP का मान होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2, ये BP का मान है। तो ये यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से E का मान हो जाएगा कितना? तो K इंटू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इसको ऐसे कर लें। और नीचे क्या होगा? नीचे इस पे घात 1 है और यहाँ पे पावर जो है 1/2 है, तो 1 और ये 1 और हाफ मिल के 3/2 हो जाएगा पावर। यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव +Q आवेश मिलके बना है और 2L इसके बीच की आवेशों के बीच की दूरी है। तो Q इंटू 2L जो है इस वैद्युत द्विध्रुव का क्या होगा? आघूर्ण होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वह P होगा, तो इसके लिए हम लोग P का मान यहाँ पर रख दें, P के पद में लिखें तो हम लोगों को फाइनल सूत्र मिल जाएगा E = K का मान मीन्स वही पूरा मान लिखें तो 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L को लिख देंगे हम लोग P, और जो हर में राशि है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र निकला। इसी तरह का सूत्र अक्षीय स्थिति में निकलता है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस होता है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है उसका दोगुना कर दें तो उसी दूरी पे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलता है। इसमें एक और
मानना पड़ता है हम लोगों को कि आर का मान जो है यल की तुलना में बहुत अधिक होता है। मतलब आर इज मोर ग्रेटर देन यल। यल एक बहुत छोटी दूरी है, इसका मान जो है एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। तो यल का मान यहाँ पे अगर 0 कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर पे पावर 3/2, और जब घात पर घात होता है तो घात में घात का गुणा करा देते हैं, तो ये 2 से 2 कटा, तो ये हो जाता है हम लोगों का आर पे घात 3। तो आर का मान यल की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ से आर को हटा देंगे, ऐसा नहीं यल को हटा देंगे छोटी राशि को, तो जो सूत्र मिलेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पे, पर्याप्त दूरी पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसका प्रयोग करेंगे, और बहुत कम दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है तो इस दूरी का प्रयोग करेंगे। तो आंतरिक प्रश्न में उस मान को यहाँ पे दिया जाता है कि यल का मान क्या लेना है, कम लेना है कि अधिक लेना है, उस मान को यहाँ पे रखा जाता है या दिया जाता है। तो ये हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इसके बाद हम लोगों का एक वीडियो और बच रहा है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ है इस द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका काम जो अगले वीडियो में किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।